नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इस पावर में आपका स्वागत है। कल डेट चेंज हो रही है, महीने की भी और साल की भी। 2025 आ जाएगा। 21वीं जो सेंचुरी है उसका जो तीसरा दशक है उसके हम मिड में हैं, यानी कि दुनिया तीसरे दशक के मिड में पहुंच चुकी है। इस तकनीकी के युग में हम आगे बढ़े और अपना बहुत विकास करें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो अपना फैमिली का भी डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको स्टडी करना होगा, और स्टडी के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। स्मार्टफोन है जिसपे हम 4 से 6 घंटे का जो औसतन टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है इंटरनेशनल में भारत का, क्योंकि भारतीय जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, 4 से 6 घंटे फोन पे बिताते हैं। और एक कंट्री है फिलीपींस, उसका औसतन एवरेज है इंटरनेट बेस पे 10 घंटे का। मान लीजिए कि 24 घंटे हैं तो 10 घंटे का औसतन एवरेज है उनका पर सिटीजन का, कि वो 10 घंटे स्मार्टफोन पे रहते हैं। तो फिलीपींस एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, बहुत छोटा कंट्री है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि स्टडी बहुत अच्छी भी है और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है। और स्टडी में हम अगर टेक्नोलॉजी के साथ बुक पढ़ें तो और भी हम उसको समझ सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम स्मार्टफोन देखते हैं, कुछ भी देखें, तो उसमें टाइम का भी पता नहीं चलता है। दूसरा, जो हम देख रहे हैं तो उसका जो हमारी मेमोरी पे एक असर पड़ रहा है कि हमने क्या देखा और किस टाइम पे क्या देखा, वो भी हम बहुत ही कम ऑब्जर्व करते हैं कि हमने आज देखा तो बहुत कुछ है 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, लेकिन उसमें हम कितना उसको रिमाइंड कर रहे हैं देखने के बाद, और डेली लाइफ में उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा आज सवाल है। तो वो देखें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे बढ़ाती है, सोसाइटी को आगे बढ़ाती है, कंट्री को आगे बढ़ाती है। बिना सूचना, इन्फॉर्मेशन, व्यक्ति बहुत डाउनफॉल में जाता है। तो वो भी देखें इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपको टाइम लगे, आप किसी भी पैसे में हो, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, किसी भी पैसे में हैं, लेकिन अपने लिए पढ़ने के लिए टाइम निकालें, क्योंकि बुक पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बुक पढ़ी जाती हैं तो उसका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे बात अहम ये है कि व्यक्ति शांत रहता है। व्यक्ति का शांत रहना उसकी क्रिएटिविटी को सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है, कि बुक के जो आइडियाज हैं किसी भी बुक में, तो उस आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेशन करना है अपनी डेली लाइफ में, या उसकी डेली लाइफ के साथ साथ जब भी उसको काम पड़ता है उस बारे में, तो जो रिमाइंडर है उस बुक के अकॉर्डिंग, तो एक्शन में हमारा माइंड आता है। तो हम शाम को हर रोज कोई न कोई बुक लेके आएंगे जो मैं पढ़ता हूँ, और उसको एनर्जी के रूप में मुझे वो हासिल होती है। क्योंकि अगर आप बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपके पास क्रिएटिविटी बहुत कम रहती है, क्योंकि हमारा समय जो है एक जैसा समय है, लेकिन बुक क्रिएटिविटी देता है, आपको कुछ करने के लिए देता है, और वो बुक
अगर हम लिखित उस आइडिया में से अगर कोई बुक लिखते हैं समय निकाल के, तो वो भी वेल डन होगा। क्योंकि जब देखिए कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जाते हैं, हरियाणा एक बहुत बड़ा स्टेट तो नहीं है, बहुत छोटा स्टेट है, तो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 22 डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्टों में तो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हैं, फिर स्कूल की लाइब्रेरी हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी है, कैंपसों की लाइब्रेरी हैं। तो वो किस लिए हैं? वो इसलिए है कि आप उसको पढ़ते हैं, उसका फिर एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद जो पढ़ा है आपने उसका वो आउटपुट आता है, लेकिन वो आउटपुट वहीं नहीं रुकता है, वो आपकी डेली लाइफ में काम आता है। तो इस बुक के लिए, किसी भी टाइप की बुक के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस बुक के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं। और कोई भी बुक आपको निराश नहीं कर सकती है कि भाई हमने कोई बुक पढ़ी है, किसी भी टाइप की बुक, वो आपका जो आइडिया है वो जनरेट करती है। ये नहीं कि उसी एंगल से हम सोचें, हम उस दूसरे एंगल से भी हम उसको सोच सकते हैं। तो आज एक बुक पे हम फोकस करेंगे, हमारा संविधान। एक बुक है हमारा संविधान, बहुत अच्छी बुक है हिंदी में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन दोस्त ने नहीं पढ़ा है अभी तक इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 18+ लैंग्वेज में गूगल गोड पे आपको मिल जाएगा। किसी भी आप उसको 100 रुपीज में प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बुक आप खरीदना चाहो 195 में बुक है हमारा संविधान। तो हमारा जो संविधान है उसके बारे में ये बुक है, और सुभाष कश्यप जी ने इसको लिखा है। तो सुभाष कश्यप जी जो हैं वो एक बहुत जानकार एडवोकेट भी हैं, और लोकसभा के वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 1984 से लेकर 1990 तक, यानी कि वो एक अच्छे राइटर भी हैं। और ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है इंडिया का, जो सरकारी ट्रस्ट है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बुक प्रिंट होती है, वैसे तो बहुत अलग अलग होती हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कि जो बुक फेयर लगते हैं इंडिया में, तो इसके सौजन्य से ही लगते हैं, क्योंकि ये बुक भी प्रिंट करता है और बुक फेयर भी लगाता है। तो उसके बिहाफ पे ये बुक लिखी गई है, प्रिंट की गई है सुभाष कश्यप जी ने। तो इसमें से मैं कुछ अच्छी बातें, जो सब टाइटल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। अभी हमने 26 नवंबर को हमने संविधान दिवस मनाया, यानी कि 75 ईयर्स संविधान को देश में लागू हुई है, 75 ईयर्स हो चुके हैं। तो उसमें अगर हम किसी भी एज के हैं, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको जैसा भी टाइम लगे, किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि इसमें ये है कि आपको अपना जो कंट्री है किस तरह से रन हो रहा है, और कौन लोग आपको रन करवा रहे हैं, और आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट है और क्या आप कर सकते हैं, ये आपको मालूम हो जाएगा। तो इसमें एक जो फर्स्ट है वो प्रवेश, यानी कि किस तरह से बात स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक है संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो निर्माण है, किस तरह से निर्माण हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो लिखा गया है। संविधान की जो विशेषताएं हैं वो हैं, और उद्देशिका जो हमने पढ़ी है, प्रेमबल पढ़ा है हमने, उसके बारे में है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखे हैं। नागरिकता, यानी कि हमारी जो सिटीजनशिप है
वो किस तरह से हमें सिटीजनशिप मिली हुई है। हमें ये याद रखना है कि जो इंडिया है, भारत जो है, वो एक ही नागरिकता देता है। अगर आप इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं, बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप है, अगर कोई व्यक्ति बाहर का इंडियन सिटीजन लेना चाहता है तो उसको बाहर की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई इंडियन पर्सन बाहर की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप लेना पड़ेगी, क्योंकि छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम आपको एक ही सिटीजनशिप देंगे, ड्यूल नहीं देंगे। यानी कि हम दो देशों की एक सिटीजनशिप नहीं देंगे, यानी कि वो ड्यूल पे नहीं है, एक ही सिटीजनशिप मिलेगी। तो उसमें ये है मूल अधिकार। हमारे जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है, मानव अधिकार, जिसको ह्यूमन राइट्स के रूप में हम जानते हैं, और निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और न्यायपालिका, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में है, और संघ और राज्यों के बीच में संबंध। ये संघ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, संघ का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और राज्य के बीच में संबंध। तो स्टेट टू सेंटर का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताया गया है। वित्तीय उपबंध तथा व्यापार आदि, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है बिजनेस का, व्यापार का, जो बिजनेस का है, वित्तीय जो लेन देन है उसके बारे में है। आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। और उसके बाद संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि संघ के पास सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जिसमें वो अपना प्रभुत्व अपनाता है। सब्जेक्ट मीन विषय किस किस के, जैसे आपका रेलवे है, आपका गैस है, आपका टैक्स है, तो ये एक विषय है। तो उसके बीच में दोनों में किस किस को डिवाइड है, इसमें हम अगर ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो 3 लिस्ट है। तो उसमें एक लिस्ट में क्या है कि वो जो सब्जेक्ट जो जिसपे रूल और रेगुलेशन चलाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, तो उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। एक लिस्ट वो है जो स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर चलाते हैं। एक लिस्ट वो है जो जिस पे पावर जो है वो स्टेट की है ना। तो ये 3 लिस्ट है, तो इसके बारे में बताया गया है। और उसमें जो सेवाएं हैं यानी सर्विस हैं, तो उनके बारे में हमें ये अच्छे से बताती है। उसके बाद निर्वाचन, जिसको हम इलेक्शन बोलते हैं। अब इलेक्शन में क्या है, देखिए हरियाणा में अभी नगर निगम के इलेक्शन होने वाले हैं, और उसके बाद पंचायती इलेक्शन होंगे। अभी हम 2 इलेक्शन हमने देखे, एक हमने असेंबली का इलेक्शन देखा, उससे पहले हमने लोकसभा का इलेक्शन देखा। तो ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये किस तरह से काम करता है और उसमें क्या उसकी पावर है ना। क्योंकि ये कोई सरकार का विषय नहीं है, गवर्नमेंट का विषय नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा और वो टाइम टू टाइम पे इलेक्शन करवाएगा। भाषा संबंधी उपबंध, अब इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उसमें हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा हमने अडॉप्ट की है। तो उसमें जो उसके साथ डायलेक्ट भी हैं, जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी एक डायलेक्ट है, ठीक है ना। तो वह उसमें 10,000 से भी ज्यादा डायलेक्ट है इंडिया में, और लैंग्वेजेज है। तो इसमें आपस में कौन कौन सी वो है, इस बारे में भी है। देखिए हम हरियाणा में क्या है, हरियाणा जो ऑफिशियली जो लैंग्वेज है वो हमने इंग्लिश और हिंदी, पंजाबी अडोप्ट की हुई है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में वो क्या है, इंग्लिश में काम करता है, वो हिंदी में भी काम करता है, वो पंजाबी में भी काम कर सकता है ना। तो ये इस तरह से, जैसे उसमें गुजरात गवर्नमेंट है, तो गुजरात जो स्टेट है, तो गुजरात में ऑफिशियल लैंग्वेज 2 लैंग्वेज है, एक तो आपका गुजराती, एक आपका इंग्लिश। वहीं ऐसे आपका आप जाइए महाराष्ट्र में क्या, एक मराठी
और एक आपका इंग्लिश, और तीसरा अगर हम तमिलनाडु में जाते हैं तो एक तो तमिल लैंग्वेज ऑफिशियली लैंग्वेज है और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसका मतलब ये है। तो पंजाब में अगर हम बात कर लेते हैं तो पंजाब स्टेट है, तो पंजाब में ऑफिशियल लैंग्वेज एक तो इंग्लिश है और एक हिंदी है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही निर्धारित किया गया है, जहाँ क्योंकि हमारे जो स्टेट हैं, स्टेट का जो डिवाइड हुआ है वो 2 टाइप से हुआ है, एक लिंग्विस्टिक जिसको बोलते हैं, और एक रिलीजन। तो 2 बिहार पे स्टेट का डिवाइड हुआ है। तो पंजाब जो स्टेट है, तो पंजाब जो स्टेट है वो भाषा के आधार पे बना, और हरियाणा का उसमें जो डिवाइड हुआ तो वो भी भाषा के आधार पे, क्योंकि हिंदी भाषा एक क्षेत्र है ना। तो इसमें हम ये सीखेंगे पूरे कंट्री का, ये बहुत अच्छी बात है। और उसमें एक है संविधान में संशोधन की, जो आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो ये कहता है कि भाई टाइम टू टाइम अगर आपको लगता है कि टाइम किस आर्टिकल में आपको अमेंडमेंट करना है तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ा सकते हो, उससे घटा नहीं सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, टाइम टू टाइम पे। तो अमेंडमेंट जो हो रहे हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम पे, तो वो इसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं। और उसमें क्या प्रक्रिया है, किस तरह से है, लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद वो प्रेसिडेंट को जाता है, और फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो न्यूज़पेपर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें वो पब्लिश होता है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल और रेगुलेशन बनाती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी बनाया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लगे हैं अलग अलग टाइप डिपार्टमेंटों में लोग, और जो पार्ट टाइम जो लोग हैं नॉन टीचिंग और टीचिंग में, तो उसमें एक उन्होंने सेवा सुरक्षा बिल लेके आए हैं। तो सेवा सुरक्षा बिल लेके हैं, तो उन्होंने वो पास किया असेंबली में पास किया। तो किसको भेजा, वो राज्यपाल को भेजा। तो राज्यपाल के बाद वो पास हुआ, पास होने के बाद वो कहाँ छपा, हरियाणा गजट में छपा। तो स्टेट गवर्नमेंट का वो हरियाणा गजट आप देख सकते हैं, तो प्रिंट होता है, तो ऑफिशियली रिकॉर्ड है हरियाणा गजट। तो वैसे ही सेंटर का होता है, तो जो भी लॉ बनता है, अमेंडमेंट होता है किसी चीज में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर आपका पेपर में पब्लिश होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट ऑफ इंडिया में। तो ये इसमें दिया गया है। उसके बाद आपका जो अस्थायी विशेष कुछ उपबंध है जो विशेष तौर पर स्टेट को मिले हुए हैं। उसके बाद पंचायती राज जो सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम ये जोड़ा गया है, तो उसमें हम स्टडी कर सकते हैं। संविधान का कार्यकारण और सुधार के बीच में क्या अमेंडमेंट हो, इसके बारे में बताया गया है। तो ये इसमें 25-26 पॉइंट हैं इस बुक में। भारतीय संविधान, तो इस बुक को आपको पढ़ के ये लगेगा कि भाई मैंने यानी कि स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, जो स्ट्रक्चर है, हम 2 टाइप गवर्नमेंट हम यूज करते हैं इंडियन सिटीजन। एक तो आपका स्टेट और आपका एक सेंटर, क्योंकि हमने जो संघ जिसको बोलते हैं, संघीय जो प्रणाली है, उसको संघीय प्रणाली को जो हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, फेडरल सिस्टम हमने द ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। तो द ग्रेट ब्रिटेन में क्या है कि 2 असेंबली है वहां पे, है ना, एक अपर हाउस, एक हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ कॉमन में कौन लोग हैं, हाउस ऑफ कॉमन में आम लोग हैं जिनको लोग चुन के जाते हैं। एक लॉर्ड्स ऑफ हाउस है जिसमें रिच लोग उसमें जाते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं, है ना। तो वो हमने ये सिस्टम लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि ड्यूल सिस्टम में क्या है कि पावर भी ड्यूल सिस्टम में है। पावर ड्यूल सिस्टम में क्यों है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट है उसकी अपना रिचुअल है, यानी कि कल्चर है उसकी अलग हेरिटेज है हर स्टेट की। तो हर स्टेट की अपनी कल्चर हेरिटेज है, तो लैंग्वेज भी अपनी ही है।
जो सिस्टम है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, है ना। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कितना हैवी होता है, तो उसमें क्योंकि वो संघीय सरकार है ना, संघ में मिली जुली, क्योंकि जो टैक्स देगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लोग उसमें टैक्स देंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अब सिस्टम में क्या है, कई बार क्या है, ये सिस्टम हमें पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं है तो आप कौन सा सिस्टम अपनाओगे इसमें, क्योंकि सिस्टम कैसा भी हो तो उसमें अगर व्यक्ति ठीक नहीं है तो सिस्टम हर कोई फेल है। तो एक बड़ा एग्जांपल हम इस देखे, इसको बात को खत्म करेंगे। आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, तो पाकिस्तान में देखिए कि आपका कहता है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नाम है, लेकिन अगर हम बांग्लादेश का देखते हैं तो बांग्लादेश ने तो लिखा रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, लेकिन रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में क्या हुआ आपको पता है। वहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो पता है, लेकिन आपके इंडिया में इतना असर भी नहीं कि हो जाए, क्योंकि आपका ड्यूल सिस्टम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज थोपती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें अगेंस्ट होता है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इसमें ये एक बड़ी खामी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट एक जैसी पॉलिटिकल पार्टी की है तो उसमें वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है, लेकिन उसमें अपोजिशन जो है उस स्टेट की वो उसमें ऑब्जेक्शन उठाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो ये हिंदी में एक बहुत अच्छी बुक है, और एक 195 की रुपीज की बुक है, नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से प्रिंट हुई है। सुभाष सब जी ने इसको लिखा है, बहुत बेहतरीन तरह से लिखा है, बहुत सरल रूप में लिखा है। तो आप इसको पढ़िए, और 195 आपको ये लगेगा कि मैंने इस पे अपना समय ना तो बर्बाद किया है और ना ही मैंने पैसा बर्बाद किया है। तो ये जो सिस्टम हमारे माइंड में और हमारे कान में जो वर्ड पड़ता है, सिस्टम इस तरह से काम करता है, क्योंकि सिस्टम को जो चलाने वाले हैं कोई दूसरी नहीं है, हम ही लोग हैं, और हम ही उस सिस्टम में एंट्री करते हैं और हम इस सिस्टम से बाहर हैं। जितना आप इस सिस्टम के बारे में जानोगे तो उतना ही आप ऑब्जेक्शन करोगे अपने राइट के लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है कि लोग बहुत संख्या में ही नहीं हजारों में डिवाइड हैं। तो रिलीजन में है, कास्ट में है, कल्चर में है, तो डिवाइड लोगों को एक छत के नीचे लाने का जो सबसे अहम काम है किया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।